तो सबसे पहले आज जानते हैं विशिष्ट चालकता के बारे में, क्योंकि जो ओस्टवाल्ड का नियम है और डेबे हुकर का नियम है और कोलराउश का नियम है, इससे पहले आपको इन सब चीज़ों को, यानी ये सब टर्म्स होते हैं जिनको आपको जानना है। सबसे पहले जानते हैं विशिष्ट चालकता क्या होती है। देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता, क्योंकि वैद्युत अपघट्य चालक है, कैसे चालक होते हैं? देखिए, चालक के लिए हमेशा आयन या इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, आयन या इलेक्ट्रॉन। और जब किसी वैद्युत अपघट्य को आप आयनित करोगे तो वो एक प्लस और एक माइनस में बदल जाता है, यानी उसमें आयन बन जाते हैं। तो वैद्युत अपघट्य में हमारी चालकता होती है। चालक की जो चालकता होती है, इसके विरोध में एक प्रतिरोधकता शब्द आता है, ठीक है, प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता होती है, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो से मतलब प्रेजेंट करते हैं। और जो विशिष्ट चालकता होती है इसको के से। ये जो के है, ये के नहीं है, असलियत में इसको कप्पा कहा जाता है, तो हम इसको कप्पा से दिखाते हैं। और कप्पा क्या होता है? कप्पा बराबर होता है 1/रो, ठीक है, ये बराबर नहीं 1/रो होता है। तो जो हमारा कप्पा होता है ये किसके बराबर होता है? 1/रो के। अब विशिष्ट चालकता आपको समझ में आई। विशिष्ट चालकता क्या होती है? प्रतिरोधकता का अपोजिट होती है, ठीक है। जो किसी चालक की जो चालकता होती है उसका अपोजिट होती है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता के जो उल्टा होता है, व्युत्क्रम में होता है, वो क्या होता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, कहीं मिस्टेक हुई हो तो। जैसे देखिए, जो कोई चालक होता है तो उसकी जो चालकता होती है, यानी उसकी जो एक्टिव जो कंडक्ट करता है विद्युत को, तो उसकी चालकता होती है। तो उसकी चालकता का अपोजिट होता है प्रतिरोधकता, जो कि विरोध करता है, ठीक है। और प्रतिरोधकता का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो ये कप्पा बराबर क्या होता है? 1/रो। रो जो है वो क्या होता है? प्रतिरोधकता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। अभी इसी से एक और शब्द आता है मोलर चालकता, ठीक है। एक शब्द आता है मोलर चालकता। मोलर चालकता जो होती है, इसका एक साफ साफ इसकी एक परिभाषा होती है कि एक मोल वैद्युत अपघट्य, एक मोल वैद्युत अपघट्य युक्त, एक मोल वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। एक मोल वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता को दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू मोलरता। मोलरता नहीं, ये समझिए यहाँ आयतन होता है, ठीक है। आयतन जो कि किसके बराबर होता है? कप्पा इंटू 1000/मोलरता, ठीक है। ये होती है मोलर चालकता। अभी मोलर चालकता के ही एक समकक्ष होता है तुल्यांक चालकता। इसी के समकक्ष आता है तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता क्या होती है? यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी है। तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है? वो भी सेम ही होता है, लेकिन इसमें जैसे 1 मोल वैद्युत अपघट्य, तो उसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की जो चालकता होती है वो क्या होती है? तुल्यांक चालकता। यानी जो वैद्युत अपघट्य होगा उसकी मात्रा को ग्राम तुल्यांक में बदल दिया जाएगा। तो जो ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होगी वो क्या होती है? तुल्यांक चालकता होगी। अभी देखिए, इसको कैसे निकालते हैं? इसमें भी सेम ही होता है। ये लैम्डा होता है, लेकिन m की जगह e आ जाएगा, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी थी जिसमें मोलर में m होता है, तो हमने लैम्डा m रखा था। अब ये होता है तुल्यांक चालकता, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो e से आता है, तो हम इसको लैम्डा e रखते हैं बराबर। फिर इसमें यही आएगा, कप्पा होगा और इनटू में v होगा। लेकिन यहाँ पे जो v होगा, यहाँ पे जो मोलरता होती है, इसकी जगह क्या आता है? नॉर्मलता आता है। उसमें जो मोलर चालकता थी उसमें मोलरता का यूज करते हैं, और जो ग्राम तुल्यांक होता है इसमें नॉर्मलता का यूज करते हैं। अब ग्राम तुल्यांक जो है, ये जो तुल्यांकी भार होता है किसी भी अणु या परमाणु, किसी भी अणु या परमाणु का जो तुल्यांकी भार होता है उसको ग्राम में लिखना ही ग्राम तुल्यांक कहलाता है, ठीक है। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? किसी अणु भार, मतलब जिसका आप तुल्यांकी भार निकाल रहे हो उसका ही क्या करोगे? अणु भार बटे क्षारकता या अम्लता करके उसको निकाला जाता है। ये फिर कभी आपको बताऊँ, ठीक है। तो फिर से देखिए,
कि ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ठीक है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। तो देखिए जो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम था वो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के बारे में दिया गया था, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में मैंने बताया था कि वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल होते हैं और दूसरा दुर्बल होते हैं, और एक अनपघट्य भी होते हैं, ठीक है। तो अनपघट्य जो होते हैं वो वियोजित होंगे ही नहीं, और जो प्रबल होंगे वो पूर्ण रूप से हो जाते हैं, और जो दुर्बल होते हैं ये आंशिक रूप से होते हैं। तो यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की चालकता के बारे में ओस्टवाल्ड का तनुता नियम दिया गया था। इन्होंने बताया था कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन के दौरान उनके मध्य आयनिक साम्य स्थापित हो जाता है, आयनिक साम्य स्थापित हो जाता है। और जो तनुता बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य की, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता भी बढ़ती है, लेकिन आयनिक साम्य वाला जो है इसको ध्यान रखिएगा कि आयनिक साम्य स्थापित हो जाता है। अब आयनिक साम्य होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए AB है और ये बना देता है A+ और B-, ठीक है। यहाँ एक वैद्युत अपघट्य है आपका जो एक वियोजन होने पे क्या बनाता है, A+ और B-। तो एक इधर को अभिक्रिया होगी और एक इधर को अभिक्रिया होगी। जब ये साइन लग जाता है तो इसका मतलब होता है अभिक्रिया दोनों तरफ हो सकती है, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को अग्र अभिक्रिया कहते हैं जो आगे की ओर होती है, और ये पश्च अभिक्रिया होती है जो पीछे की ओर होती है। एक टाइम ऐसा आता है जब इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता, यानी वियोजन की सांद्रता और जो पदार्थ वियोजित हो रहा है उसकी सांद्रता, यानी अभिकारक और परिणाम दोनों की ही सांद्रता बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में और इनके वेग भी बराबर हो जाते हैं, यानी जिस दर से अग्र क्रिया हो रही होती है उसी दर से पश्च क्रिया हो रही है। तो ऐसी स्थिति को साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति को साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्थिरांक होता है K। यहाँ ये कैपिटल K होता है जो हमारा अल्फ़ाबेट वाला होता है, और इसमें छोटा सा C लगा देते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन के दौरान की ये स्थिरांक होता है, इसलिए इसको साम्य स्थिरांक कहा जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक होता है रासायनिक साम्य अवस्था। तो जो रासायनिक साम्य अवस्था होता है उसमें ये होता है कि इधर के यौगिक मिलके अन्य यौगिक बना रहे होते हैं, जबकि आयनिक साम्य में ये होगा कि वैद्युत अपघट्य अपघटित होकर आयन बना रहे हैं, इसलिए जब ये अवस्था इनकी जब बराबर हो जाएगी दर तो उसको आयनिक साम्य कहेंगे। तो जो पहला पॉइंट तो ये था कि तनुता बढ़ाने पर जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की चालकता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि आयनिक साम्य जो होता है ये रासायनिक साम्य और द्रव अनुपाती नियम का पालन करता है, मतलब उनका भी कार्य करता है, मतलब इन पे ये कार्य करता है। अब कैसे करता है, जैसे मान लीजिए A और B है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य और बनाता है हमारा A+ और B-। अब मान लीजिए जब प्रारंभ में अपक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो इसकी मात्रा C है, वियोजित हुई मात्रा कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। यानी जब अपक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है तो इसमें क्या होगा, ये तो पूर्ण रूप से होगा और वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये प्रारंभ में होगा यानी अपक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व। अब यदि अपक्रिया प्रारंभ हो जाए यानी ये इसका अपघटन शुरू हो जाए तो क्या होगा, C में से C अल्फा की मात्रा कम होगी और ये C अल्फा की मात्रा क्या होगी, वियोजित हुई मात्रा हो जाएगी, ठीक है। अब C अल्फा क्या होती है, ये तो मात्रा होती है और ये होती है हमारी वियोजन की कोटि। वियोजन की कोटि बढ़ने के साथ साथ चालकता भी बढ़ती जाती है। अभी इसको आगे बताऊंगी। तो अब इसमें इनका स्थिरांक निकालते हैं। देखिए स्थिरांक के लिए एक फार्मूला होता है, जब किसी का साम्य स्थिरांक अपक्रिया का निकाला जाता है, साम्य अवस्था का साम्य स्थिरांक निकाला जाता है तो अग्र अपक्रिया की दर बटे पश्च अपक्रिया की दर होता है। यहाँ अग्र अपक्रिया इधर को हो रही है तो यानी A का इंटू B का और इधर AB का, ये इसका ऐसा अनुपात निकलेगा। अब इसका अनुपात निकालिए तो A की मात्रा कितनी है, C अल्फा इंटू B की मात्रा कितनी है, C अल्फा बटे C माइनस C अल्फा, ऐसे आएगा। अभी इसका और आगे करेंगे, अभी इसका और आगे क्वेश्चन कीजिए तो C अल्फा का गुणा करेंगे तो हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, C स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, K बराबर C अल्फा स्क्वायर और C स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बटे, अगर C को हम बाहर निकाल दें और अंदर कर दें तो ये तो कैसा हो जाएगा
1 माइनस अल्फ़ा। सी इंटू का एक से करोगे तो सी आ जाएगा और सी का अल्फ़ा से गुणा करोगे तो सी अल्फ़ा आ जाएगा। यानी इसको अगर ब्रैकेट के बाहर कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सी इंटू में है और ये सी भी इंटू में है, अगर इसको आप काटोगे तो ऐसे आ जाएगा और क्या हो जाएगा फिर सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, जो अल्फ़ा का देखिए यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए यूज किया जा रहा है, तो वियोजन की मात्रा को यहाँ पे हम नगण्य मान लेंगे क्योंकि एक भी आ गया है। यदि एक आ गया है तो इससे जो नीचे इस वियोजन की मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नगण्य मान लेते हैं, यानी शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो ये अल्फ़ा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा के बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1। इस 1 को कोई मतलब ही नहीं है तो आप क्या कर दोगे, सीधा सी अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर को ऐसे बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, इस अल्फ़ा को यहाँ रोकिए, ये क्या हो जाएगा के बटे सी। अब अल्फ़ा स्क्वायर लगा है, इक्वल के पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के बाई सी। ठीक है, अब यहाँ जो अल्फ़ा है इसको वियोजन की कोटि कहा जाता है। ठीक है, वियोजन की कोटि, वियोजन कोटि। और वियोजन कोटि बढ़ने के साथ साथ अभी मैंने बताया था एक मोलर चालकता होती है और एक तुल्यांक चालकता होती है, इनका भी मान बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए एक जो है इक्वेशन दिया जाता है, लैम्डा ई बटे लैम्डा ई। ये होगा सी सांद्रता पर और ये होगा बराबर होता है एम बाई एम, अनंत तनुता पर, सी सांद्रता पर और अनंत तनुता पर। ठीक है, मतलब ऐसे देखिए, सी सांद्रता पर तुल्यांक चालकता किसके समानुपाती होती है, सी सांद्रता पर मोलर चालकता के। ये भी मैंने कल एक फैराडे का नियम बताया था, उसमें भी मैंने लिखाया था कि तुल्यांक चालकता जो होती है ये वियोजन की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, खैर यहाँ जानिए। और ये अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता और ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, डैबे और हुक्कल का नियम। और इसमें एक और व्यक्ति थे ऑन सेगर। ठीक है, ऑन सेगर, डैबे या डिबाई और हुक्कल और ऑन सेगर का नियम। इन्होंने ये बताया था कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, तो देखिए इन्होंने बताया था कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है, इसकी तनुता बढ़ाने पर ये धीरे धीरे बढ़ती है, यानी इनकी चालकता धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की शीघ्र से बढ़ जाती है। तनुता का मतलब होता है सांद्रता में कमी, यानी विलयन जो है गाढ़े से पतले की ओर जाएगा। तनुता का मतलब होता है पतला। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है, मोलर चालकता होती है, ये तनुता बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती है और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की शीघ्रता से बढ़ती है। तो इन्होंने कारण बताया था कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और आयनित होने पर क्या होती है, आयनिक सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, आयनों के मध्य सांद्रता बढ़ जाती है और सांद्रता बढ़ने के साथ साथ इनमें एक आयनीय आकर्षण बल होता है जो कि ज़्यादा हो जाता है, और जब आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है तो उसको टूटने में टाइम लगता है, और उसी के साथ साथ ये धीरे धीरे ब्रेक होते हैं। जब तनुता बढ़ाई जाती है तो धीरे धीरे ब्रेक होते हैं, यानी कम होती, ये जो आकर्षण बल होता है आयनिक, ये कम होता जाता है और फिर इनकी धीरे धीरे जो है चालकता बढ़ती जाती है। जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में आयरन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से इनके मध्य सांद्रता भी कम हो जाती है और आयनिक आकर्षण बल भी कम होता है। इसी वजह से ये शीघ्रता से जो है वियोजित हो जाते हैं और इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अगला नियम देख लीजिए, कोलर-राउश का नियम। कोलर-राउश थे, इन्होंने एक नियम दिया था। कोलर-राउश ने बताया था इनके नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसके जो धनायन और ऋणायन होते हैं इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसने सूत्र दिया था अनंत तनुता पर प्लस का प्लस अनंत तनुता पर m माइनस का। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए NaCl है, इसका वियोजन करेंगे क्या आएगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो इन्होंने कहा था कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, यानी तनुता की कोई सीमा नहीं है, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन की अनंत तनुता पर चालकता और उसके ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकता के योग के बराबर होगा। यानी
यदि अनंत अनंत ली जाए, किसके लिए चालकता निकालना है आपको, NaCl की मोलर चालकता निकालनी है, तो बराबर क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर Na की चालकता प्लस अनंत तनुता पर Cl की मोलर चालकता, तो क्या निकल जाएगा, NaCl की मोलर चालकता निकल जाएगी। तो ये कोलराउश का नियम था, ठीक है। किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये था कोलराउश का नियम। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नर्स्ट का समीकरण और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।